नमस्कार, पीसीआर न्यूज में मैं रोहित चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। एक भी पोलिंग बूथ पे उनका नंबर लगना चाहिए क्या? और मैं महाराष्ट्र के लोगों को बधाई देता हूं। पहले 4 चरण में उन्होंने ये इंडी अगाड़ी को चारों कोने चित्त कर दिया है। साथियों, आज भी इंडी अगाड़ी और कांग्रेस के शाहजादे तुष्टीकरण का वही पुराना खेल खेल रहे हैं। इन लोगों की नजर एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण पर और उन्होंने प्रयोग शुरू कर दिया। कर्नाटक उनकी लेबोरेटरी बनाई है। कर्नाटक में उन्होंने क्या किया? सरकार में आने के बाद रातों रात कर्नाटक में जितने मुसलमान थे, रातों रात हुक्म निकाला कि सारे मुसलमान ओबीसी है। रातों रात से मुसलमान को ओबीसी बना दिया और ओबीसी का आरक्षण का जो कोटा था उसकी बहुत बड़ी लूट उन्होंने उनको दे दी, टुकड़े कर दिए। और आरक्षण की यही लूट कांग्रेस पार्टी पूरे देश में करना चाहती है। आप मुझे बताइए, ये एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण के टुकड़े करके वो किसको देंगे? किसको देंगे? वही फेल करेंगे कि मुसलमान वोट देता है, मुसलमान को दो। जिनसे वोट जिहाद करवाने की बात कर रहे हैं, आप मुझे बताइए, आपने महाराष्ट्र में इंडी अगाड़ी में एक भी व्यक्ति ने, एक भी नेता ने इसका विरोध करते किसी को सुना है क्या? चुप बैठ गए। और मोदी सब जगह बोलता है तो कहते हैं मोदी हिंदू मुसलमान कर। मोदी हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा है। मोदी उनके हिंदू मुसलमान का जो खेल है देश की जनता के सामने उसको खुला कर रहा है। और मुझे बताइए, एक कर्तव्य मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या मुझे चुप रहना चाहिए? क्या मेरी छवि के लिए मुझे देश को तोड़ने देना चाहिए? क्या मेरे लिए मेरी छवि से ज्यादा मेरे हिंदुस्तान की एकता मेरे लिए प्राथमिकता है। भाइयों बहनों, कदम कदम पर देश को बांटने की सोचने वाले क्या आपके वोट के हकदार है? क्या आपके वोट के हकदार है? क्या साथियों, इंडी अलायंस के लोग जब तक सत्ता में थे, इन्होंने देश कैसे चलाया? देश के भीतर बाजार सुरक्षित नहीं थे, सिनेमा हॉल सुरक्षित नहीं थे, होटल हो, रेस्टोरेंट हो, रेलवे स्टेशन हो, कुछ भी सुरक्षित नहीं था।
जो आज फर्स्ट टाइम वोटर होंगे ना, उनको तो ऐसी कोई चीज का पता ही नहीं होगा, क्योंकि उस उम्र में उनकी उम्र 5 साल 7 साल 8 साल नहीं होगी। उनको बताना देना अपने 18, 20, 22, 25 साल के बच्चों को, ये कांग्रेस के जमाने में अनाउंसमेंट होता था, कोई लावारिस चीज दिखाई दे तो छूना मत, रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर, बस लावारिस चीज दिखाई दे, कहीं लावारिस टिफिन दिखाई दे तो दूर रहना, पुलिस को बताना, कहीं लावारिस बैग दिखाई दे तो दूर रहना, पुलिस को बताना, कहीं लावारिस कुकर दिखाई दे दूर रहना, बम होगा। ये लावारिस वाली चीजें यानी एक प्रकार से जीवन का हिस्सा बन गई और कहीं पर भी बम फूटते थे। भाइयों बहनों, 2014 के बाद आपके कान पर लावारिस से दूर आया क्या? ये खेल करने वाले लावारिस हो गए कि नहीं हो गए? साथियों, 10 साल पहले आए दिन बम धमाके होते थे नहीं होते थे? अगर आपको याद हो तो बताइए, नहीं तो मत बताइए। बम धमाके होते थे? मेरा हाथ पर करके बताइए, बम धमाके होते थे? आतंकवादी खुलेआम धमकियां जारी करते थे नहीं करते थे? सीमाओं पर गोलीबारी, राज्यों में नक्सली हमले, ये रोज की बात थी कि नहीं थी? लेकिन कांग्रेस की सरकार क्या करती थी? वो पाकिस्तान से गुहार लगाती थी और कांग्रेस अमन के कबूतर उड़ाकर फोटो नहीं बनवाती थी। अमन के कबूतर उड़ाए जाते थे, मोमबत्तियां जलाई जाती थी, मोमबत्तियां। और क्या कहते? प्लीज प्लीज हम पर आतंकी हमला मत करो, यही बोलते रहते थे। अरे वीर भारत भूमि की साथ पर कांग्रेस ने बहुत चोट पहुंचाई थी। और जब से आपने मोदी को सेवा का मौका दिया, तब से क्या हुआ? सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक। अब पाकिस्तान ने एटम बम की धमकी देना बंद कर दिया है। लेकिन साथियों, आपको एक और बात नोट करनी चाहिए, भारत को धमकी देने का काम पाकिस्तान की तो नहीं था, कांग्रेस वाले वो फाइल लेके घूम गए। कांग्रेस वाले कह रहे हैं, कांग्रेस वाले नेता कह रहे हैं कि पाकिस्तान का सम्मान करो, उनसे सर झुका के बात करो। क्यों? उनके पास एटम बम है, एटम बम। अरे उनके पास रखरखाव के पैसे नहीं है। कोई मुझे बताए, जब कांग्रेस सरकार में होती है, कांग्रेस जब सरकार में होती है तो धमकी पाकिस्तान है, और कांग्रेस बाहर है तो पाकिस्तान की ओर से वो खुद धमकी दे रहे हैं। पाकिस्तान अपनी संसद के भीतर स्वीकार करता है कि उसने आतंकी हमले करवाए, लेकिन यहाँ कांग्रेस और इंडी अगाड़ी के लोग उसे क्लीन चिट देते हैं। कोई जरा बताइए ऐसा क्यों है? इंडी अगाड़ी वाले पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग क्यों कर रहे हैं? भाइयों बहनों, कांग्रेस की मानसिकता तो हमेशा तुष्टिकरण वाली रही।
लेकिन बाबा साहब की बात करने वाले भी कांग्रेस का कुर्ता पकड़ करके खड़े हैं। कांग्रेस अलगाववादियों, आतंकवादियों का समर्थन करती है। नकली शिवसेना उसके साथ खड़ी है। कांग्रेस के लोग छत्रपति शिवाजी महाराज का काम करते हैं। आपने देखा है ना, कांग्रेस के सांसद ने मंच पर कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज का तिरस्कार किया था। पूरे महाराष्ट्र को वो तस्वीरें देख करके गुस्सा आया, लेकिन नकली शिवसेना ने मुंह पर ताला लगा दिया, आंख पर पट्टी बांध ली। कांग्रेस के साझादे महाराष्ट्र की धरती पर 20 सावरकर का भी अपमान करते हैं, लेकिन नकली शिवसेना की हिम्मत नहीं पड़ती कि उन्हें ललकारे। और मैं चुनौती देता हूं कि हिंदी अगाड़ियों में बैठे ना, वो साझादे के मुंह से 5 वाक्य 20 सावरकर के पक्ष में बुला करके दे दो। करो भाई, मेरी चुनौती उनको। ये हिंदी गाड़ी के बड़े बड़े नेता है, हाँ, उन्होंने चुनाव जीतने के उसको कह दिया कि भाई तुम मेरी सावरकर बोलना बंद करो। तब से उसने बोलना बंद किया, क्यों? चुनाव का डर था। लेकिन हिम्मत है तो 20 सावरकर की महानता के 5 वाक्य ये साझादे से बुलवाइए। मेरी इन नकली शिवसेना से चुनौती है, ये नकली एनसीपी से भी चुनौती है। क्या 20 सावरकर के लिए तो अच्छे शब्द बोल नहीं सकते आप? इंडिया गाड़ी की सरकार में याकूब मेमन की कब्र संभाली जाती है और इंडिया गाड़ी में राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकरा दिया जाता है। राम मंदिर के लिए आए थे, अपमानजनक भाषा बोली जाती है। मैं जरा महाराष्ट्र के लोगों से पूछना, क्या आपको ये स्वीकार है? आपको ऐसे पाप स्वीकार है? क्या आप इंडिया गाड़ी वालों को इस बार इस चुनाव में सजा देंगे कि नहीं देंगे? ऐसी सजा दीजिए, ऐसी सजा दीजिए कि ऐसा पाप करने की हिम्मत न करे। साथियों, और अभी शिंदे जी बता के गए कि 93 के बम ब्लास्ट के गुनहगार नकली शिवसेना के प्रचार कर रहे हैं, और इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? साथियों, 20 मई को आपको सशक्त और विकसित भारत के लिए वोट देना। 20 मई को आपको तुष्टीकरण के खिलाफ वोट देना। कल्याण से एनडीए प्रत्याशी भाई श्रीकांत शिंदे जी और भिवंडी से भाजपा प्रत्याशी श्री कपिल गोरेश्वर पाटिल जी, इनको दिया गया आपका हर वोट मोदी को मजबूत करेगा। और जब आप उनके लिए मतदान के लिए बटन दबाएंगे ना, वो वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। कपिल पाटिल ने मेरे साथ सरकार में जो काम किया, ये हमेशा इस क्षेत्र के विकास के लिए सजग रहते हैं। मेरा अनुरोध है, मेरे दोनों साथियों को भारी मतों से विजयी बनाए। मेरा एक काम करेंगे, मेरा एक काम करेंगे, घर घर जाना, ज्यादा लोगों से मिलना और कहना मोदी जी आए थे, मोदी जी ने आपको प्रणाम कहा है।
बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका संबोधन सौगात के रूप में बरकरार रहेगा। ये पूंजी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है, हमारे आत्मविश्वास को अधिक बल देती है। मैं हृदय की गहराइयों से कल्याण भिवंडी वासियों की ओर से आभार प्रकट करती हूँ। महायुति का निर्धार अब की बार भारत माता की बोलो, जय श्री राम। छत्रपति शिवाजी महाराज की वंदे। फिर एक बार ये मुख्य कसौटी का केंद्र बना। देश पहली बार 25 करोड़ मेरे गरीब भाई बहनों को गरीबी से बाहर निकलते देख रहा है। पहली बार हर गरीब के लिए पक्के मकान बनाने का पुरजोश काम चल रहा है। पहली बार हर घर को नल से जल मिले, ये अभियान सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। पहली बार गरीब के पास बीमारी में मुफ्त इलाज के लिए गारंटी कार्ड है और गरीब के बेटे की सरकार ने गरीब को सबसे बड़ी प्राथमिकता दी है। साथियों, मुझे इसके बाद मुंबई के कार्यक्रम में पहुंचना है। हमारे मुख्यमंत्री जी भी वहां रहना चाहते हैं और इसको उनको उसमें से निकालना होगा ताकि वो वहां पहुंच पाए। तो मैं शिंदे जी को प्रार्थना करता हूँ, आप निकलिए, मैं यहाँ संभालूंगा। साथियों, भारत में हमें नया आत्मविश्वास देख रहे हैं। भारत आज छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणा से बुलंद हौसले के साथ बड़े लक्ष्य तय कर रहा है। सरकार बनने के बाद पहले 100 दिन में क्या काम करना है, कौन से फैसले लेने हैं, इस पर लगातार काम किया। ऐसा नहीं कि अब सरकार बन गई तो मालाएं पहनते घूमते फिरेंगे। आज जितनी मेहनत करता हूं उतनी ही मेहनत 4 जून के बाद भी जारी रहेगी। और इसलिए 100 दिन में क्या करना है, इसका ब्लूप्रिंट रेडी करके हम आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे लोग कहते हैं कि मोदी जी इतना आत्मविश्वास, मुद्दा मोदी के आत्मविश्वास का नहीं है, मुद्दा जनता जनार्दन का
परस्पर विश्वास का है। लेकिन मैं जब तक काशी में था और बहुत सारे नौजवानों को इस समय चुनाव अभियान में मिलने का हुआ, मैं देख रहा हूं कि देश का नौजवान उसके बाद नई कल्पकता, नए आइडिया, हर चीज को नए तरीके से करने का उसका तजुर्बा है। और इन दिनों जो मेरी उनसे बातचीत हुई है, तो मैं बहुत प्रभावित हुआ। अब मैं कोई लाखों नौजवानों के साथ तो बातचीत करना संभव नहीं होगा मेरे लिए, लेकिन मैं देश के युवाओं को एक पर्सनल रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूं, आग्रह भी करना चाहता हूं, क्योंकि इन दिनों जब मैं नौजवानों को मिला हूं, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे सुझाव दिए। ये जो मेरा 100 दिन का विजन है, इसको मैं 125 दिन का पीरियड तय करूं, और जो 25 दिन नए में जोड़ रहा हूं, मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवान उनके मन में जो ख्याल आए वो मुझे भेज दें। मैं उसमें से छांट करके ये 25 दिन बढ़ा करके मैं उसमें उसको शामिल करना चाहता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि अब देश जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, हर पल नए संकल्प, और इसलिए मुझे पक्का विश्वास है कि देश के नौजवान मुझे वो सुझाव देंगे जो नॉर्मली हम लोगों की सोच में नहीं होते, जो नयापन हो, भविष्य के लिए नक्कर बातें हो। और मैं चाहता हूं मैं इन युवाओं को लेकर के उनके विचारों के लिए 100 के दिन में बड़ा टाइम टेबल तो है ही है, अतिरिक्त 25 दिन का टाइम टेबल उस दिशा में मैं सोच रहा हूं। मतलब भी करीब 4 महीने मैं बहुत तेजी से ऐसा फाउंडेशन तैयार करना चाहता हूं जिसके कारण मेरा 2047 का जो लक्ष्य है ना, वो और निकट पास आने लगे। और इसके मोदी का तो मंत्र है, आपके सपने ये मोदी का संकल्प है। और आपके सपनों को जिसने मेरे संकल्प बनाया है, उसको सिद्ध करने के लिए मेरा पल पल आपके नाम, मेरा पल पल देश के नाम। और इसलिए मैं कहता हूं 24/7 फॉर 2047। साथियों, आप मुझे बताइए, आज भारत जिस ऊंचाई पर पहुंचा है, 10 साल में दुनिया में, देश में, देश के हर कोने में, हर क्षेत्र में जो एक नई ऊर्जा, नया उमंग, नया विश्वास और नई गति आई। आप मुझे बताइए, जो अभी हम पहुंचे हैं, वहां से आगे देश को कौन ले जा सकता है? कौन ले जा सकता है? कौन ले जा सकता है? दोनों हाथ ऊपर करके कौन ले जा सकता है? साथियों, वो
लोग जिन्होंने झूठा नारा दिया और हर चुनाव में अफीम की गोली की माला बना करके ले आती है, हर चुनाव में। और आपने देखा होगा नेहरू जी के जमाने से लेकर के 2014 के चुनाव तक हर चुनाव में आपने देखा होगा वो गरीबी का जो अफीम जिनको उपयोग करते थे उसकी माला चलते थे, गरीब 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 गरीब, यही का खेल करता है। वो लोग जिन्होंने भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बना रखा था, शिवाजी की धरती पर से मैं आपसे पूछा था, क्या ऐसे लोग देश का नेतृत्व कर सकते हैं, देश को आगे ले जा सकते हैं, आपके सपने पूरे कर सकते हैं, आपके बच्चों का भविष्य निश्चित कर सकते हैं? साथियों, मुझे खुशी है कि पिछली सरकार में, यानी जो रिमोट वाली सरकार चलती थी ना, मैं उसकी बात कर रहा हूं, पिछली सरकार में विकास पर जो ब्रेक लगा था, मोदी ने आके ब्रेक तो हटाया, गाड़ी को टॉप गियर में ले गया। भिवंडी कल्याण समृद्धि महामार्ग से जुड़ चुका है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे भी बहुत जल्द पूरा होने वाला है, वडोदरा मुंबई 10 गति मार्ग का लाभ भिवंडी को मिलेगा, वंदे भारत ट्रेनों ने रेलवे के सफर के मायने बदल दिए हैं, मेट्रो का काम यहाँ बहुत जल्द शुरू होने वाला है। इन विकास कार्यों से यहाँ का हमारा कपड़ा उद्योग उसको भी गति मिलेगी, नई औद्योगिक संभावनाएं पैदा होगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इसलिए ही यहाँ हर तरफ पुकार है, हर तरफ विश्वास है, हर तरफ उमंग है। और एक ही बात है, फिर एक बार साथियों, कांग्रेस विकास की बात नहीं कर सकती, कांग्रेस केवल हिंदू मुसलमान करना जानती है। इनके लिए विकास का मतलब है सिर्फ उन लोगों का विकास जो उन्हें वोट देते हैं। कांग्रेस किस कदर हिंदू मुसलमान करती रहती है, और मैं लगातार इसको एक्सपोज करता हूं, और जब मैं इनकी ये सारी बेईमानी बाहर लाता हूं, इनको जो इकोसिस्टम है वो कुछ चिल्लाने लगता है, बोले मोदी हिंदू मुसलमान लाए। अरे मोदी तो ये जो हिंदू मुसलमान के नाम पर देश को तोड़ने वाले लोग हैं ना, उनका कच्चा चिट्ठा खोल रहा है। मैं इसका उदाहरण देना चाहता हूं, और ये उदाहरण इतिहास में दर्ज है। मैं कांग्रेस को चुनौती देता हूं, अगर हिम्मत है कांग्रेस में तो मेरी इस बात का देश को जरा जवाब दे। नहीं देंगे, इनकी तो हालत ऐसी है
मुझे बताइए, आपके घर में आपको कभी आपके माता पिता, अगर अपने दादा उन सबको देखा हो तो उनको याद करने के लिए क्या आपको एल्बम खोलना पड़ता है क्या? अपने माता पिता को याद करो, एल्बम खोलो तब याद आते हैं क्या? इनकी तो हालत ये है कि अपने माता पिता को याद करने के लिए एल्बम खोल के देखना पड़ता था। ये है, ये जिनकी स्थिति है कि भाई बहनों, कांग्रेस अपनी सरकार के समय खुले आम कहती थी कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। और ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा, मीटिंग में मौजूद था और मैंने इसका विरोध किया। आप मुझे बताइए, ये कहते थे नहीं कहते थे? कहते थे नहीं कहते थे? अब कांग्रेस वाली कितनी चू करते रहे, सब अवेलेबल है। हालत ये थी कि कांग्रेस और उसके साथी दलों ने क्या किया, जो डेवलपमेंटल बजट उस बजट में भी दरार कर दी, उसमें भी बंटवारा का निर्देश होगा। और उन्होंने कहा अब बजट होगा हिंदू बजट, मुस्लिम बजट। ये इन्होंने सोचा था, क्या ये मेरा देश ऐसे चलेगा क्या? और कांग्रेस चाहती थी कि 15% बजट मुसलमानों के लिए अलग से आवंटित हो जाए। भाइयों बहनों, आप सबसे मैं पूछना चाहता हूं, अब उनको धर्म के नाम पर देश बनाना था, बना दिया। कांग्रेस की मजबूरी थी, दे दिया। अब आप कहोगे कि हिंदू बजट, मुस्लिम बजट, क्या ये देश का भला करेगा क्या? मेरा हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बताओ कि मेरी बात समझ है। क्या ये देश का बजट हिंदू बजट, मुस्लिम बजट ऐसा हो सकता है क्या? हिंदू के लिए इतना, मुसलमान के लिए इतना हो सकता है क्या? ये बात कांग्रेस पार्टी कर रही थी। और मुझे याद है, तब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, मैंने इसका सबसे पहले विरोध किया। कांग्रेस और इंडिया अलायंस जो कहते हैं वो करते हैं, उसको मोदी कहते हैं। देशाला मान सत्ता करण्याचं स्वप्न ते पूर्ण करणार म्हणजे करणार, हा विश्वास आणि ही मोदी गॅरंटी आहे। आणि म्हणून विरोधकांच्या प्रत्येक भाषणात मोदीची तर टीका टिप्पणी असते, मोदीची प्रत्येक सभेत भारताच्या उज्ज्वल भविष्याचं विजन सांगतात, विजन म्हणतात, देश कसा पुढे न्यायचा, देशाची प्रगती कशी करायची आहे, सेवा, समर्पण आणि गरीब कल्याणासाठी काम करणारे नरेंद्र मोदी, भारताला विकासाची नवी दिशा देणारे नरेंद्र मोदी, दहशतवाद्यांच्या आतंकवाद्यांच्या मुसक्या बांधणारे नरेंद्र मोदी, भ्रष्टाचाराचा खात्मा करणारे नरेंद्र मोदी, देशाला महासत्तेकडे घेऊन जाणारे नरेंद्र मोदी, देशातील 140 कोटी जनतेला आपलं कुटुंब, आपला परिवार मानणारे नरेंद्र मोदी, महिलांना आत्मसन्मान आणि आत्मनिर्भर करणारे नरेंद्र मोदी, तरुणांच्या हाताला काम आणि उद्योगांना संजीवनी देणारे नरेंद्र मोदी, विकासासोबत विरासतही जपणारे नरेंद्र मोदी, सर्जिकल स्ट्राईक
विकास पुरुषांच्या संख्येरूप देशाने पाहिली. त्यामुळे 140 कोटी जनतेने त्यांना पुन्हा प्रधानमंत्री बनवण्याची गॅरंटी घेतलेली आहे. हे आपल्यासाठी अभिमानाची बाब आहे. इंडिया आघाडी प्रभावाच्या भीतीमुळे पूर्णपणे परखडली आहे, पूर्ण बिघडली आहे. त्यांच्या नादाला लागून उभाटा कोण माहिती ना, उभाटाने पाकिस्तानची उदरेगिरी सुरू केली आहे. मुंबई आरोपी इकबाल मुसा याला निवडणुकीमध्ये प्रचारात उतरवले. त्यांच्या निवडणुकी पाकिस्तानचे झेंडे फडकू लागले. हे दुर्दैव म्हणजे काँग्रेसचं सोडून डोक्याला गुंडाळल्यावर लहान तरी कसं वाटणार. लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेब, भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय चंद्रकांत बावनकुळे साहेब, चंद्रशेखर बावनकुळे साहेब, राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष सुनीलजी तटकरे साहेब, राज्यमंत्री सन्माननीय रवींद्रजी चव्हाण साहेब, कल्याण लोकसभेचे उमेदवार सन्माननीय श्रीकांतजी शिंदेजी, मंचावर उपस्थित सर्व आमदार महोदय, सर्व महायुतीचे नेते, उपस्थित बंधू भगिनी आणि पत्रकार मित्रांनो, मोदीजी नेहमी सांगतात मक्खन पे लकीर मैं नहीं खींचता, मैं पत्थर पे लकीर खींचता हूं. मी थोडंसं बदलून सांगतो, मक्खन पे लकीर तो हर कोई खींचता है, लेकिन पत्थर पे लकीर जो खींचता है उसको दुनिया नरेंद्र दामोदर दास मोदी के नाम से जाती है. आणि त्या मोदींचं आज तमाम आपल्या भिवंडी आणि कल्याण लोकसभेच्या वतीने मी स्वागत करतो. खरं तर श्रीकांत शिंदेने आपल्या भाषणात सांगितलं की तिसऱ्यांदा मोदीजी येत आहे. 14ला आमच्या दोघांच्या प्रचाराला आले, नंतर मेट्रोच्या भूमिकेला आले, आज तिसऱ्यांदा येत आहे. आम्ही दोघे हॅल्मेटच्या उलटावर आहे आणि मोदीजींचं सरकार हॅल्मेटच्या उलटावर आहे. आणि हे असंच होत आहे. हे निश्चितपणाने मी जबाबदारीने सांगतो की आपल्या 20 तारखेला होणाऱ्या मतदानामध्ये आपण एवढ्या मोठ्या प्रमाणे योगदान देणार आहात की त्या विजयाचं एक खऱ्या अर्थाने सुतोवाच आहे असं म्हटलं तर चुकीचं ठरणार नाही. आमच्या दोघांच्या लोकसभेमध्ये हजारो कोटींची कामं झालेली आहे. कामं जर मोजायला लागलो तर 1 तास लागेल, पण तरीही विरोधक आम्हाला विचारतात 10 वर्षात तुम्ही काय केलं. मी तुम्हाला सांगतो, तुमच्या एका मताच्यामुळे भिवंडी कल्याणची मेट्रो आली, तुमच्या एका मताच्यामुळे आमच्या भगिनीला गॅस सिलेंडर मिळाला, 4 कोटी 38 लाख आमच्या लोकांना घरं मिळाली, 12 कोटी लोकांना शौचालय मिळालं. या कल्याणमध्ये कल्याण शहराचा स्मार्ट सिटीमध्ये समावेश झाला. हे केवळ आणि केवळ देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यामुळे झालं. मला आपल्याला सांगायला आनंद आहे, मी गेल्या अनेक दिवसापासून प्रचार रॅलीमध्ये फिरत आहे. मी प्रचार रॅलीमध्ये फिरत असताना वाड्याला गेलो. वाड्याला आपल्या एका कार्यकर्त्याच्या वडिलांनी विचारलं की काका कोणाला म्हणते ना, त्यांनी सांगितलं मी कशाला सांगू. आणि काका सांगा आपल्या घरच्यांचे कोणते मी मोदींना म्हणते, त्यांच्या समोर मी उमेदवार आहे आणि ते सांगतात मोदींना म्हणते ना. मी विचारलं काका का मोदींना म्हणते ना, त्यांनी सांगितलं रेशन फुकट, गॅस फुकट, घर फुकट, औषध फुकट आणि सगळ्यात महत्वाचं काय असेल तर मी शेतकरी. मी गेल्या अनेक वर्षापासून शेती करतो. शेती केल्यानंतर वर्षाखाली भात विकावा लागतो. माझ्या खात्यामध्ये आतापर्यंत भात विकून कधीही 12,000 रुपये माझ्या खात्यात आले नव्हते. पण आता मोदीजींनी किसान सन्मान योजना आणली आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांनी नमो किसान सन्मान योजना आणली. या दोन्ही योजनांच्या माध्यमातून माझ्या खात्यामध्ये आता 12,000 रुपये शिल्लक करायला लागले, म्हणून मी मोदींना मत देणार. ही सामान्य माणसाची जी भावना आहे ते निश्चितपणाने मोदीजींचं सरकार विश्रांत येण्यासाठी तयार असलेली मानसिकता आहे.
मी तुमच्या आशीर्वादाने मला 2 विमानाला निश्चित करण्याची संधी मिळाली. मोदीजी किती ताकदवर हे आपल्याला सगळ्यांना माहिती. दोन्ही देशाला समुद्रबंदी केली आणि आपल्या 21,000 विद्यार्थ्यांना युक्रेनमधून देशात आणण्यासाठी मोदीजींनी आपले 4 मंत्री पाठवले. मी जेव्हा विमान सुरू करण्यासाठी गेलो एअरपोर्टवर त्यावेळेला त्या विद्यार्थ्यांची संवाद साधताना त्यांना विचारलं काय आम्हाला काही त्रास झाला का. त्याने सांगितलं आम्हाला गाडीचा त्रास झाला नाही. सगळी आमची व्यवस्था नीट केली. आम्हाला असं वाटतच नव्हतं की आम्ही तुम्ही चुकून आलो. त्यानंतर आम्हाला सांगितलं गेलं होतं जेव्हा तुम्ही घरातून निघा तेव्हा हातात तिरंगा घेऊन निघा. हातात तिरंगा घेतल्यानंतर जी गाडी येते तुम्हाला गाडी येते सोडी गाडी नाही गाडी तर पाहिला तुम्हाला कोणी आवडणार नाही. त्यांनी साहेब आम्ही तर भारतातलेच आहोत. पण आम्ही जेव्हा निघालो तेव्हा आमच्यासोबत पाकिस्तानचे विद्यार्थी जेव्हा हातात तिरंगा घेऊन निघाले तेव्हा आम्हाला आपल्या देशाच्या प्रधानमंत्र्यांची ताकद काय आहे ती समजली. ही ताकद देशाच्या प्रधानमंत्र्यांनी ही ताकद अशी नाही. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्र्यांचा आठवडा बघता हे आपल्या देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आहे. ऑस्ट्रेलियाचे प्रधानमंत्री त्यांना बॉस होता ते आपल्या देशाचे प्रधानमंत्री आहेत. आणि एक देशाचे एक पंतप्रधान पायाला हात लावून नतमस्तक होऊन चरणस्पर्श करून मोदीजींना नमस्कार करतात. ही मोदीजींची आपली ताकद आहे. आणि अतिशय नम्रपणाने सांगतात की हा माझा सन्मान नाही माझ्या 140 करोड देशवासियांचा सन्मान. मुख्यमंत्री साहेबांना फॉर्म भरायला लागलो त्यावेळेला एका पत्रकारांनी मला विचारलं की एवढ्या मोठ्या संख्येने तापल्या उन्हामध्ये एवढी जनसंख्या आलेली आहे याच्यावर काय तुम्ही सांगा. मी त्यांना सांगितलं सूर्य काय तापला असेल सूर्यापेक्षा जास्त महायुतीचे कार्यकर्ते तापलेले आहेत. आणि कशासाठी तापले तर तिसऱ्यांदा पुन्हा नरेंद्र मोदी यांना प्रधानमंत्री करण्यासाठी तापलेले आहेत. आणि म्हणून आज इथून मोदीजींचा संदेश घेऊन जाताना आपल्याला हॅट्रिक करायची आहे. नुसती हॅट्रिक करायची नाही अशा पद्धतीने मतदान करायचं आहे की येणाऱ्या काळामध्ये कल्याण आणि गंभीर लोकसभेमध्ये महायुतीचा दर्जा असला पाहिजे. 3 वर्षाचे 1825 दिवस असतात. हे 1824 दिवस तुम्हाला वागत नाही. 1824 दिवस आपण आपल्यासाठी आपल्या कुटुंबासाठी आपल्या परिवारासाठी जगत असतो आपल्या समाजासाठी जगत असतो. पण एक दिवस मात्र एक दिवस देशासाठी 100% मतदान करून देशासाठी मतदान करावं. जाता जाता आपल्याला एवढंच सांगेल जय श्रीराम आपण सगळेच बोलतो पण जिंदगी में 2 बातें कभी न जाना भूल. जिंदगी में 2 बातें कभी न जाना भूल. एक धनुष्य दूसरा कमल का फूल. जय हिंद जय भारत जय महाराष्ट्र. मतदारसंघाच्या या प्रचार सभेसाठी उपस्थित आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदेजी सन्माननीय संपूर्ण व्यासपीठ आणि माझ्या समोर उपस्थित या दोन्ही मतदारसंघातील महायुतीचे आणि आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींना तिसऱ्यांदा पंतप्रधान करण्यासाठी उत्सुक असणारे सर्व महायुतीचे कार्यकर्ता बंधू भगिनींनो आणि मोठ्या संख्येने उपस्थित पत्रकार खरं तर आपल्या सर्वांना माहीत आहे हा लोकशाहीचा फार मोठा उत्सव हा संपूर्ण देशामध्ये सुरू आहे. परंतु काही लोक या लोकशाहीमध्ये चुकीच्या पद्धतीने लोकशाहीला बदनाम करण्याचं काम हे सातत्याने करताना तुम्हाला आम्हाला सर्वांना दिसत आहे. परंतु आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींच्या नेतृत्वात हा देश महामंत्राच्या दिशेने वाटचाल करताना तुम्हाला आम्हाला सर्वांना दिसत आहे. आपण सर्वांनी पाहिलं असेल की आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींच्या नेतृत्वात मोठ्या प्रमाणामध्ये कामं सुरू आहेत. या देशामध्ये रस्ता असेल पुलं असतील या सर्व गोष्टींमध्ये आदरणीय पंतप्रधानांनी इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये पूर्वीच्या काँग्रेस गव्हर्नमेंट ज्यामध्ये प्रोजेक्टमध्ये प्रोव्हिजन की फक्त 1 लाखापर्यंत 1
की या सर्व क्षेत्रांमध्ये बराच देश अमेरिका असेल, चीन असेल, रशिया असेल, जपान असेल या देशांची मोनोपॉली होती, परंतु भारत देशाने सिद्ध करून दाखवलं की या अंतराळात सुद्धा आपल्या भारत देशाची मोनोपॉली आता व्हायला सुरुवात झाली आहे. मोठ्या प्रमाणामध्ये गेली या उपग्रह तयार करण्यासाठी आदरणीय पंतप्रधानांनी द्यायला सुरुवात केली. 3,440 कोटी रुपये उपग्रहात आपण देशाच्या माध्यमातून अंतराळात सोडले. छोट्या छोट्या देशांनी ही मोनोपॉली या देशाची होती, ही तुटली. आज छोटे छोटे देश सुद्धा भारत देशाकडे एक वेगळ्या नजरेने पाहायला लागले. आज मॅन्युफॅक्चरिंग करण्यामध्ये, उपग्रह मॅन्युफॅक्चरिंग करण्यामध्ये, स्वस्तामध्ये उपग्रह मॅन्युफॅक्चरिंग करणारा देश म्हणून भारत देश ओळखायला लागला. आणि त्यामुळे आपल्या देशाची यजमानी गंगावेलीमध्ये सुद्धा 40,000 कोटीपेक्षा जास्त निधी मिळायला लागला. हे आदरणीय पंतप्रधानांमुळे शक्य झालं आहे. मेक इन इंडियाच्या माध्यमातून प्रत्येक क्षेत्रामध्ये आदरणीय पंतप्रधानांनी एक वेगळ्या पद्धतीने काम केलं आहे. म्हणून माझी आपल्या सर्वांना विनंती आहे की आपण सर्वांनी 20 तारखेला होणाऱ्या निवडणुकीमध्ये प्रत्येकाने कल्याण लोकसभेमध्ये डॉक्टर श्रीकांत शिंदे आणि भिवंडी लोकसभा मतदारसंघामध्ये कपिल पाटील या दोघांना तिसऱ्यांदा हॅट्रिक करून प्रचंड बहुमताने निवडून द्यायचं आहे. आपण सर्वांनी महायुतीच्या कार्यकर्त्यांनी ही 20 तारीख आपल्या खासदारांना जिंकून देण्यासाठी अविरत प्रयत्न करा. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद मंत्री महोदय. मंडळी, अगदी जिल्हा परिषदेच्या कारकिर्दीपासून कामाचा आढावा घेतला तर जिल्ह्यातील जय श्री राम, जय जय श्री राम. छत्रपती शिवाजी महाराज की, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, हिंदुत्व सम्राट छत्रपती बाळासाहेब ठाकरे यांचा, धर्मवीर अरुण साहेबांचा. आज आपल्या देशाचे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहेबांची सभा आहे. या सभेला अथांग जनसमुदाय जो आहे तो इथे लोचलेला आहे. या सभेसाठी उपस्थित भारतीय जनता पार्टीचे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे साहेब, आरपीआयचे आठवले साहेब, तटकरे साहेब, त्याचबरोबर या भिवंडी लोकसभेचे मंत्री महोदय आणि आता उमेदवार कपिल पाटील साहेब, मंत्री रवींद्र चव्हाण साहेब, त्याचबरोबर नाईक साहेब उपस्थित आहेत. मनसेचे राजू पाटील असतील, त्याचबरोबर किसन कथोरे साहेब आहेत, संजयजी केळकर साहेब आहेत, निरंजनजी डावखरे आहेत, आमचे जगन्नाथ पाटील साहेब असतील, सर्व शिवसेना भारतीय जनता पार्टी ते सर्व आमदार महोदय, व्यासपीठावर उपस्थित सर्व मान्यवर, समोर बसलेले सर्व शिवसेना भारतीय जनता पार्टी, एनसीपी, मनसे
मी माझं भाग्य समजतो की महायुतीचा उमेदवार म्हणून अवघ्या 27व्या वर्षी ही पहिली निवडणूक लढली आणि आता 10 वर्ष जे आहे पूर्ण झालेल्या 10 वर्षांमध्ये केंद्राचं नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आणि राज्याचं माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब असतील, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब असतील, उपमुख्यमंत्री अजितदादा असतील, यांच्या सगळ्यांच्या नेतृत्वाखाली काम करू शकलो. मोठा निधी माझ्या मतदारसंघामध्ये आणू शकलो. या कल्याण लोकसभेमध्ये सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे दळणवळण व्यवस्थेचा होता. गेल्या 10 वर्षांमध्ये रेल्वे असतील, रोडवे असेल, मेट्रो असेल, जलवाहतूक असेल, आरोग्य सुविधा असेल, या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत या नरेंद्र मोदी साहेबांच्या नेतृत्वाखाली ज्या आहेत ते मी करू शकलो. फक्त माझ्या कल्याण लोकसभेसाठी ज्या गेल्या 10 वर्षांमध्ये 2000 कोटीपेक्षा जास्त निधी जो आहे हा फक्त रेल्वेमध्ये घेऊन येऊ शकलो. हे त्याचा पूर्णपणे श्रेय धन्यवाद मी नरेंद्र मोदी साहेबांना देतो. ती रेल्वेमध्ये ज्या 5वी 6वी लाईन फक्त ऐकत होतो आपण होणार ती 5वी 6वी लाईन जे करण्याचं काम मोदी साहेबांनी केलं. आता 3ऱ्या 4थ्या लाईनचं काम त्यावेळेस सुरू झालेलं आहे. रेल्वे अगोदरची रेल्वे आणि आताची रेल्वे आपल्याला आठवते. अगोदरचे रेल्वे स्टेशन आणि आताचे रेल्वे स्टेशन आपल्याला आठवतात. एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये ज्या सर्व्हिसेस आपल्याला मिळाल्या या रेल्वेमध्ये जे आहे हे रोज लाखो लोक प्रवास करतात आणि या लाखो प्रवाशांचा जो आहे हा प्रवास सुखकर झाला पाहिजे हे जाणून घेऊन ज्या पहिल्या दिवसापासून रेल्वेच्या प्रश्नांना हात घातला आणि आज मला खूप समाधान वाटतंय की रेल्वेमध्ये जे आहे मोठं काम जे आहे ते मी माझ्या मतदारसंघामध्ये उभं करू शकलो. माझ्या मतदारसंघामध्ये रेल्वेनंतर जे आहे मोठ्या प्रमाणामध्ये रस्त्याची वाहतूक जी आहे रस्त्याने लोक प्रवास करतात. त्यासाठी हजारो कोटींचा निधी जो आहे राज्य सरकारच्या माध्यमाने हिवडी असेल, MMRD असेल, MSRTC असेल
काढून टाकणार. मी या सगळ्यांना सांगू इच्छितो की औरंगजेबाच्या तत्वावरती चालणारे हे लोक आहेत आणि 4 जूनला जे आहे हे लोक कोणाला कुठे काढतील हे तुम्हाला 4 जून सांगेल. निवडणूक आठवा, त्याच्या अगोदरची परिस्थिती आठवा, ती किती घोटाळे, 2G स्कॅम, CWG स्कॅम, स्पेस स्कॅम, कोळसा घोटाळा, अगस्ता वेस्टलँड घोटाळा, फक्त घोटाळे आणि घोटाळे. पण आज आपण काय ऐकतो? आज आपण 80 कोटी लोकांना मोफत धान्य मिळालं हे ऐकतो. आज आपण 10 कोटी गरिबांना पक्की घरं मिळाली हे ऐकतो. आज आपण 50 कोटी गरिबांचे जनधन बँक अकाउंट उघडले हे ऐकतो. आपण 26 कोटी लोकांना 5 लाख रुपयांचा आरोग्य विमा दिला हे आपण ऐकतो. आणि त्याचबरोबर 12 कोटी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यामध्ये 3 लाख कोटी जमा करण्याचं काम देखील आपल्या या मोदी सरकारने केलेलं आहे. फ्रजाइल इकॉनॉमी मधून टॉप इकॉनॉमी आणण्याचं काम जे आहे हे मोदीजींनी केलं. पुढे ते जे टॉप 3 मध्ये आपण जाऊ. FDI मध्ये जे आहे हे डबल डिजिट जे आहे ते आपण गाठलेली आहे. तर आज मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली जे आहे आपला देश पुढे जातोय. देशाला दिशा देण्याचं काम मोदीजी करत आहेत.